नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक में देश की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। यूक्रेन में भारतीय दूतावास अस्थायी तौर पर पोलैंड स्थानांतरित किया जाएगा। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से। मणिपुर में नवनिर्वाचित विधायकों को कल शपथ दिलाई जाएगी। गोवा विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य मंगलवार को शपथ लेंगे। कांग्रेस कार्य समिति ने एक बैठक में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में पार्टी की बड़ी हार पर चर्चा की। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, भारत योग और पारंपरिक चिकित्सा में विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार। जर्मन ओपन बैडमिंटन के खिताबी मुकाबले में लक्ष्य सेन का सामना कुनलावुत वितिदसरन से। और बेंगलुरु में श्रीलंका के साथ दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने दूसरी पारी में अब तक 390 रन की बढ़त बनाई। समाचार संध्या में नवीन सक्सेना के साथ मैं विशाल शर्मा। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए आपसे अपील है कि कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के बीच वैश्विक परिदृश्य और भारत की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए आज एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसमें प्रधानमंत्री को समुद्री, हवाई और सीमावर्ती क्षेत्रों में देश की सुरक्षा तैयारियों के विभिन्न पहलुओं और ताजा घटनाक्रम की जानकारी दी गई। उन्हें यूक्रेन से भारत तथा पड़ोसी देशों के नागरिकों को निकालने के लिए चलाए गए ऑपरेशन गंगा के बारे में भी बताया गया। श्री मोदी ने निर्देश दिए कि खार्किव में मारे गए नवीन शेखरप्पा का पार्थिव शरीर स्वदेश लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। सूत्रों ने बताया कि श्री मोदी ने रक्षा क्षेत्र में वैश्विक तकनीकी उपयोग और भारत की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने देश के सुरक्षा तंत्र में नवीनतम तकनीक को एकीकृत करने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन के पश्चिमी हिस्सों में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय दूतावास को अस्थायी तौर पर पोलैंड स्थानांतरित किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के अनुसार भविष्य में स्थिति का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने आज पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रजेज दूदा और बुल्गारिया के प्रधानमंत्री किरिल पेत्कोव से बातचीत की। उन्होंने रूस को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हमलावर बताया। रूस ने कहा है कि एक विशेष अभियान के तहत यूक्रेन के केवल सैन्य ढांचे को निशाना बनाया जा रहा है और नागरिक आबादी को कोई खतरा नहीं है। इन दावों को मानने से इनकार करते हुए पश्चिमी देशों ने रूस के विरुद्ध व्यापक प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस बीच रूस की सेना ने आज पश्चिमी यूक्रेन में सैन्य प्रशिक्षण ठिकाने पर धावा बोला। इसके साथ ही रूस की सेना पोलैंड की सीमा के और निकट पहुंच गई। रूसी की सेना ने स्लोवाकिया और हंगरी से लगी यूक्रेन की सीमा से 250 किलोमीटर दूर पश्चिमी यूक्रेन के इवानो फ्रैंकविस्क में हवाई अड्डे पर भी गोलाबारी की। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा। ये 8 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान 19 बैठकें होंगी। इस चरण में सामान्य कामकाज होने की संभावना है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिन में 11 बजे शुरू होगी और शाम 6 बजे तक चलेगी। देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या घटना के कारण यह फैसला किया गया है। कोविड महामारी की तीसरी लहर के दौरान बजट सत्र के पहले चरण में दोनों सदनों का कामकाज अलग अलग पारियों में हुआ था। बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान दोनों सदन अपने चैम्बरों और दीर्घाओं का उपयोग जारी रखेंगे। पिछले कार्यक्रम की तुलना में इस बार राज्यसभा के कामकाज के लिए अतिरिक्त 19 घंटे आवंटित किए गए हैं। लगभग 1 माह के अवकाश के उपरांत बजट सत्र फिर शुरू हो रहा है। अवकाश के दौरान विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समितियों ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों का परीक्षण किया।
राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू कल सदन में राज्यसभा की 8 स्थायी समितियों के कामकाज का विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों के पेश होने की संभावना है। इनमें वित्त विधेयक 2022, प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक, पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय दंत आयोग विधेयक और ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 शामिल हैं। गौरतलब है कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन के साथ शुरू हुआ। संसद सत्र का पहला चरण 11 फरवरी तक चला और इस दौरान कुल 10 बैठकें हुई। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। राज्य में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में भारी जीत के बाद दिल्ली का उनका पहला दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर श्री योगी को बधाई दी। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में श्री आदित्यनाथ ने राज्य में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक प्रयास किया है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में योगी आदित्यनाथ राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। श्री योगी आदित्यनाथ ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, भाजपा प्रमुख जगत प्रकाश नड्डा और भाजपा महासचिव बीएल संतोष से भी मुलाकात की। 403 सदस्यों वाली विधानसभा में भाजपा ने 255 सीटें, जबकि उसके 2 सहयोगी अपना दल सोनीलाल ने 12 और निषाद पार्टी ने 6 सीटों पर विजय हासिल की। मणिपुर में 12वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य कल विधानसभा में शपथ लेंगे। मणिपुर के राज्यपाल एल गणेशन ने आज विधानसभा को भंग कर दिया। मणिपुर विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष श्री एस राजेन नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। समारोह के लिए सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। राज्यपाल ने आज सुबह भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों की उपस्थिति में श्री राजेन को अस्थायी स्पीकर की शपथ दिलाई। गोवा में राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई ने नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ लेने के लिए मंगलवार को विधानसभा का सत्र बुलाया है। राज्यपाल कल नवनिर्वाचित विधायक गणेश गांवकर को अस्थायी स्पीकर की शपथ दिलाएंगे। 40 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 20 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस ने 11, आम आदमी पार्टी ने 2, गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने 1, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी ने 2, रिवोल्यूशनरी गोवा पार्टी ने 1 सीट पर जीत हासिल की, जबकि निर्दलीय 3 सीटों पर विजयी रहे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने पार्टी के कई नेताओं के साथ आज अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। श्री मान बुधवार को एसबीएस नगर जिले के खटकर कलां में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। श्री केजरीवाल ने कहा कि पंजाब की जनता ने एक ईमानदार मुख्यमंत्री चुना है। इस बीच पंजाब सरकार ने 122 पूर्व मंत्रियों और विधायकों की सुरक्षा वापस ले ली है। निर्वाचित मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य पुलिस महानिदेशक वीके भावरा से मिलने के एक दिन बाद यह फैसला आया है। इस सूची में अधिकांशतः पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं, जिन्हें पिछली सरकार में सुरक्षा मिली हुई थी। इनमें पूर्व विधायक और पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू का नाम भी है। कांग्रेस कार्य समिति की आज नई दिल्ली में हुई बैठक में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन पर चर्चा हुई। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बैठक की अध्यक्षता की। वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिका अर्जुन खड़गे और अंबिका सोनी और गुलाम नबी आजाद बैठक में शामिल हुए। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में ट्राई अधिनियम के 25 वर्ष पूरे होने पर एक संगोष्ठी का शुभारंभ किया। संगोष्ठी का विषय था ट्राई एक्ट, द वे फॉरवर्ड फॉर स्टेक होल्डर्स। भारत में दूरसंचार क्षेत्र के नियमन के लिए 1997 में ट्राई अधिनियम लागू किया गया था। इससे दूरसंचार क्षेत्र में हितधारकों के विवादों के समाधान का तंत्र विकसित हुआ था। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार देश में डिजिटल विभाजन को कम करना चाहती है और उसके फैसलों के पीछे अंत्योदय और समेकित विकास का दर्शन रहता है। The dominant philosophy is Antyodaya. We believe in this, we practice in this, day in and day out, all the schemes that are made, all the programs and all the initiatives that are taken are basically for the poor, for the inclusive development of poor, for the inclusive development of the marginalized society.
श्री वैष्णव ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का दर्शन सरकार की प्रत्येक रणनीति और निर्णय को तय करता है। 4G टेक्नोलॉजी के बहुत कम लागत से विकास में भारतीय प्रतिभाओं के योगदान की सराहना करते हुए श्री वैष्णव ने 5G कोर के विकास में भारतीय संस्थानों और वैज्ञानिकों की भूमिका को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारत ने 6G प्रौद्योगिकी के विकास पर भी काम शुरू कर दिया है ताकि इस क्षेत्र में नेतृत्व करते हुए देश दुनिया को दिशा दिखा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अब गांव-गांव और खेत-खेत की बात है कुछ निराली। फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार-द्वार और हाथ-हाथ में सुरक्षा की सौगात। गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ। और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक में देश की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। यूक्रेन में भारतीय दूतावास अस्थायी तौर पर पोलैंड स्थानांतरित किया जाएगा। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से। मणिपुर में नवनिर्वाचित विधायकों को कल शपथ दिलाई जाएगी। गोवा विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य मंगलवार को शपथ लेंगे। कांग्रेस कार्य समिति ने एक बैठक में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में पार्टी की बड़ी हार पर चर्चा की। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, भारत योग और पारंपरिक चिकित्सा में विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार। जर्मन ओपन बैडमिंटन के खिताबी मुकाबले में लक्ष्य सेन का सामना कुनुलावुत विटिडसरन से। और बेंगलुरु में श्रीलंका के साथ दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने दूसरी पारी में अब तक 403 रन की बढ़त बनाई। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत योग और पारंपरिक चिकित्सा में विश्व का नेतृत्व करने की स्थिति में है। श्री सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 में 100 दिन शेष रह जाने के उपलक्ष्य में इस योग महोत्सव का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि ये विश्व भर में स्वास्थ्य, कल्याण और शांति को बढ़ावा देने के लिए एक जन आंदोलन का अवसर है। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन का विश्व पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जो योग और पारंपरिक स्वास्थ्य प्रथाओं के ज्ञान से युक्त है। उन्होंने ये भी कहा कि 25 करोड़ से अधिक लोग आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित सामान्य योग प्रोटोकॉल का अभ्यास कर रहे हैं। श्री सोनोवाल ने कहा कि उनके मंत्रालय ने योग को विश्व शांति के लिए एक भारतीय ब्रांड बनाने तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत के आदर्श वाक्य को बढ़ावा देने के लिए पहल की है। It is a matter of great privilege and pleasure for me to welcome you all in this Yoga Mahotsav 2022, an event to commemorate 100 days countdown to International Day of Yoga. This year is the 8th edition of, and following the footprints, Yoga Mahotsav is being organized by us to give a wider promotion and publicity to various dimensions of yoga and its utility, and also to make it as a mass movement to promote health, well-being and peace across the globe. इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 अभियान 21 जून तक दुनिया भर में 100 दिनों, 100 शहरों और 100 संगठनों की थीम पर केंद्रित होगा। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए पहली बार 21 जून को 75 विरासत और प्रतिष्ठित सांस्कृतिक स्थलों पर योग का प्रदर्शन किया जाएगा। अन्य कार्यक्रमों में न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में आयोजित होने वाले योग कार्यक्रम, योग प्रदर्शन, कार्यशालाएं, संगोष्ठियां शामिल हैं।
फोटो प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी, चर्चा, प्रतिज्ञा, मतदान सर्वेक्षण और जिंगल सहित माई गॉव प्लेटफॉर्म पर विभिन्न जन केंद्रित गतिविधियां और कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस अवसर पर कहा कि हरियाणा योग आयोग की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 100 एकड़ क्षेत्र में एक आयुष विश्वविद्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया में है। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने योग के महत्व के बारे में बताया। योग एक ऐसी जीवन पद्धति है कि आदमी के पास साधन हो या ना हो, लेकिन अगर उसकी जीवन पद्धति अच्छी रहेगी तो मुझे लगता है इतनी सहज, सरल और गरीब के कल्याण आधारित जीवन पद्धति योग के द्वारा हम विकसित करके गरीबों के जीवन में भी संपन्नता को ला सकते हैं। जिसके पास अच्छा स्वास्थ्य होता है, संपन्नता अपने आप उसके पास आती है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम में कृतुंगा झील के पास राष्ट्रीय योग और ध्यान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। राज्यसभा सचिवालय की हिंदी सलाहकार समिति की 9वीं बैठक आज संसदीय सौध में संपन्न हुई। राज्यसभा अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू ने कहा कि अब ऐसी आधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है कि अंग्रेजी के साथ कई भाषाओं में अनुवाद संभव है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की भाषा क्षेत्रीय होनी चाहिए और शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अंग्रेजी भाषा से कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये किसी के लिए भी बाध्यकारी नहीं होनी चाहिए। श्री नायडू ने स्पष्ट किया कि सभी भाषाएं श्रेष्ठ हैं, लेकिन हिंदी को महत्व देना चाहिए क्योंकि बड़ी संख्या में लोग हिंदी बोलते हैं। उन्होंने कहा कि मातृभाषा में शिक्षा पाने वाले आज महत्वपूर्ण पद संभाल रहे हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि ऑटोमोबाइल कंपनियां 6 महीने के भीतर फ्लैक्स ईंधन से चलने वाले वाहनों का निर्माण प्रारंभ कर देंगी। वैश्विक व्यापार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जल्द ही देश में अधिकतर गाड़ियां पूरी तरह से एथेनॉल से चलने लगेगी। फ्लैक्स ईंधन गैसोलीन के साथ मेथेनॉल अथवा एथेनॉल के मिश्रण से तैयार किया जाता है। सरकार पेट्रोल डीजल के स्थान पर अन्य वैकल्पिक ईंधन के उपयोग पर जोर दे रही है। सरकार ने उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन यानी पीएलआई स्कीम में फ्लैक्स ईंधन इंजन के मोटर वाहन और कलपुर्जों को भी शामिल किया है। नीति आयोग ने फ्लैक्स ईंधन वाले वाहनों को बाजार में तेजी से उतारने के लिए 2020 से 2025 की अवधि के लिए एथेनॉल के मिश्रण वाले ईंधन के उपयोग की विशेष योजना बनाई है। श्री गडकरी ने कहा कि सरकार हरित हाइड्रोजन और अन्य वैकल्पिक ईंधनों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। देश में मेडिकल की रिक्त स्नातकोत्तर सीटों को भरने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को नीट पीजी 2021 की सभी श्रेणियों के कट ऑफ मार्क में 15 परसेंटाइल की कटौती के निर्देश दिए हैं। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने बोर्ड को संशोधित परिणाम घोषित करने और नए पात्र अभ्यर्थियों का डेटा समिति को भेजने को कहा है। यह निर्णय राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के परामर्श से लिया गया है। अखिल भारतीय और राज्य स्तरों पर 2-2 दौर की काउंसलिंग के बाद भी 8,000 से ज्यादा सीटें खाली हैं। अखिल भारतीय मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे रिक्त पदों को भरना संभव होगा। इससे पूर्व राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने इस वर्ष की नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा हटा दी थी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 180 करोड़ 13 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 20,31,000 से अधिक टीके लगाए गए। कल 3,116 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया। इस दौरान 5,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.71% हो गई है। नवी मुंबई महाराष्ट्र का पहला शहर बन गया है जहां सभी पात्र लोगों को कोविड से बचाव के दोनों टीके लगा दिए गए हैं। राज्य सरकार ने नवी मुंबई नगर निगम को 18 वर्ष से अधिक उम्र के 11,07,000 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य दिया था और निगम ने 11,07,454 लोगों को टीके लगा दिए हैं। इससे पहले नवी मुंबई 100% पात्र लोगों को पहला टीका लगाने की उपलब्धि हासिल करने वाला पहला नगर निगम बना था। मुंबई में आज फिल्म प्रभाग परिसर में भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय परिसर में विंटेज कारों और बाइक की एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। ये प्रदर्शनी आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित की गई है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अपर सचिव नीरजा शेखर ने कहा है कि ये प्रदर्शनी प्रतीकात्मक है, जो हमें वर्तमान पीढ़ी को ऐतिहासिक संघर्षों और बलिदानों के बारे में स्मरण कराती है। नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा बेटर रोड पे बना हुआ है। इसमें आप सभी मुंबई वासियों को और देशवासियों को हम इनवाइट करते हैं। ये नेशनल म्यूजियम है, यानी देश भर की फिल्में कब से शुरू हुई, वो कैमराज यहाँ पर हैं, वो सभी फिल्म मेकर्स ब्लैक एंड व्हाइट इरा से लेकर आज तक के जितने और सभी भाषाओं में जो फिल्में बनी उनके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। प्रोसेसेस के बारे में, किस तरह से बनी है, क्या टेक्नोलॉजी प्रयोग में लाई गई है, उन सब के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। मार्च 1940 को क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह ने माइकल ओडॉयर को गोली मार जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था। अंग्रेजों ने जब पूरे देश को स्तब्ध कर देने वाला जलियांवाला हत्याकांड को अंजाम दिया, तब माइकल ओडॉयर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। जलियांवाला हत्याकांड के समय उधम सिंह केवल 19 वर्ष के थे। उन्होंने नरसंहार के पीड़ितों के लिए राहत कार्यों में मदद की थी। इस जघन्य घटना ने उधम सिंह के युवा मन को झकझोर दिया था और उन्होंने ठान लिया था कि वे माइकल ओडॉयर से इस क्रूर घटना का बदला लेंगे। उन्होंने सही समय का इंतजार किया। वे अन्य भारतीय क्रांतिकारियों में शामिल हो कई देशों का दौरा किया और अंत में लंदन गए। उन्होंने शेर सिंह और राम मोहम्मद सिंह आजाद सहित कई उपनामों का इस्तेमाल किया। 1920 में अफ्रीका गए और 1924 में अमेरिका पहुंचने में कामयाब रहे। अमेरिका में उधम सिंह ने गदर पार्टी के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए और प्रवासी भारतीय संघ की स्थापना में मदद की। 1927 में वे 2 दर्जन से अधिक सहयोगियों और हथियारों के जखीरे के साथ भारत लौटे। कुछ ही समय बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आर्म्स एक्ट के तहत 5 साल के लिए जेल भेज दिया गया। अक्टूबर 1931 में जेल से रिहा होने के बाद उधम सिंह ने कुछ समय के लिए अपने को सुर्खियों से परे रखा। थोड़े समय बाद उन्होंने फिर से भूमिगत गतिविधियां शुरू की और साथ ही साथ ब्रिटेन पहुंचने के तरीकों का भी पता लगाया। पुलिस उन पर लगातार नजर रखे हुए थी। पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल तेरा लुट गया माल, ओए पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल। उधम सिंह 1934 में लंदन पहुंचने में सफल हो गए। वो पूर्वी लंदन के एक घर में रहे और भारतीय श्रमिकों के लिए काम करने वाले एक समाजवादी संगठन में शामिल हो गए। उन्होंने एक रिवॉल्वर तथा गोला बारूद खरीदा और सही समय का इंतजार करने लगे। 13 मार्च 1940 को कैक्सटन हॉल में सेंट्रल एशियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक होनी थी। माइकल ओडॉयर भी वक्ताओं में शामिल थे। उधम सिंह को अपने इरादे को पूरा करने का सही समय मिल गया था। उन्होंने अपने रिवॉल्वर को एक पुस्तक में छिपा लिया और हॉल में दाखिल हो गए। वे एक दीवार के पास खड़े रहे। जैसे ही बैठक समाप्त हुई, उधम सिंह मंच की ओर गए, माइकल ओडॉयर पर गोली चला दी। माइकल ओडॉयर की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य ब्रिटिश अधिकारी घायल हो गए। उधम सिंह ने भागने की कोशिश नहीं की और उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें जल्द ही दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। मुकदमे के दौरान उधम सिंह ने दहाड़ लगाई। माइकल ओडॉयर इसका हकदार था। वो असली अपराधी था। उसने मेरे लोगों को कुचला, इसलिए मैंने उसे कुचल दिया। मैं 21 साल से बदला लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे खुशी है कि मैंने ये काम किया।
मैं मौत से नहीं डरता, मैं अपने देश के लिए प्राण त्याग रहा हूँ। भारत में ब्रिटिश शासन से मैंने अपने लोगों को भूख से मरते देखा है। मैंने उनका विरोध किया, ये मेरा कर्तव्य था। मातृभूमि की खातिर मुझे मौत से बड़ा सम्मान और क्या दिया जा सकता है। उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई। हम इस महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी को सलाम करते हैं। हम स्वतंत्रता सेनानी बुरगुला रामकृष्ण राव को भी याद करते हैं, जिनका जन्म 13 मार्च 1899 को कलवा कुर्ती में हुआ था, जो अब तेलंगाना में है। राव को हैदराबाद रियासत के निजाम के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए जाना जाता है। पेशे से वकील रामकृष्ण राव ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया और भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े रहे। उन्होंने निजाम के खिलाफ लड़ने के लिए स्वामी रामानंद तीर्थ और कई अन्य नेताओं के साथ हाथ मिलाया और स्वतंत्र भारत के साथ हैदराबाद के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1952 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में वो शादनगर निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए और हैदराबाद राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। राव ने 1956 से 1960 तक केरल के पहले राज्यपाल और 1962 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। वे 14 सितंबर 1967 को अपनी मृत्यु तक लोगों की भलाई के लिए काम करते रहे। हम इस महान राष्ट्रवादी को सलाम करते हैं। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। जर्मन ओपन बैडमिंटन के फाइनल में आज भारत के लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलावुत वितिदसरन से होगा। सेमीफाइनल में कल उन्होंने विश्व के पहले नंबर के खिलाड़ी डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन को पराजित किया। बेंगलुरु में श्रीलंका के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 6 विकेट पर 271 रन बनाकर अब तक 414 रन की बढ़त बना ली है। ऋषभ पंत ने 50 और कप्तान रोहित शर्मा ने 46 रन की पारी खेली। श्रेयस अय्यर 65 रन बनाकर क्रीज पर हैं। आज श्रीलंका की टीम पहली पारी में 109 रन पर सिमट गई। जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट हासिल किए। भारत ने पहली पारी में 252 रन बनाए थे। 2 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। दिल्ली और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। मुंबई में गर्मी रहने के आसार हैं। चेन्नई में सुबह कोहरा या धुंध छाई रह सकती है। इन महानगरों में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। लेह में बादल छाए रहने और बारिश या धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। इन नगरों में न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री नीचे और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। देश के पूर्वोत्तर हिस्से गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, आइजॉल, गैंगटॉक में आसमान साफ रहेगा। कोहिमा और ईटानगर में बादल छाए रहेंगे। अगरतला में धुंध छाए रहने के आसार हैं। इन नगरों में न्यूनतम तापमान 12 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट के बीच एक उच्चस्तरीय बैठक में देश की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। यूक्रेन में भारतीय दूतावास अस्थायी तौर पर पोलैंड स्थानांतरित किया जाएगा। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से। मणिपुर में नवनिर्वाचित विधायकों को कल शपथ दिलाई जाएगी। गोवा विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य मंगलवार को शपथ लेंगे। कांग्रेस कार्य समिति ने एक बैठक में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में पार्टी की बड़ी हार पर चर्चा की। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, भारत योग और पारंपरिक चिकित्सा में विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार। जर्मन ओपन बैडमिंटन के खिताबी मुकाबले में लक्ष्य सेन का सामना कुनलावुत वितिदसरन से। और बेंगलुरु में श्रीलंका के साथ दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने दूसरी पारी में अब तक 420 रन की बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।